बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 4 ए वतन तो सलामत रहे की पढ़ाई करेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 21 से शुरू होता है। आइए हम सबक का आगाज़ करते हैं। सबक की पढ़ाई करने से पहले हम हासिलात ताल्लुम पढ़ेंगे, यानी कि इस सबक को पढ़ने के बाद हमें क्या चीज़ हम सीख सकेंगे, इससे हमें क्या हासिल होगा। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि सुनी हुई चीज़ों की तफ़हीम करके बता सकें। तफ़हीम यानी कि इनको सोच समझ कर बता सकें। हाफिज़े में मौजूद नज़्म और अशार ले और आहंग से सुना सकें, यानी कि आपके जहन में जो मौजूद नज़्म और अशार होंगे आप उनको भी एक तरन्नुम से सुनाने के काबिल हो जाएंगे। इबारत नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अख़ज़ करके बयान कर सकें, यानी कि इबारत या नसर को पढ़कर आपको जो मालूमात मिलती हैं, जो आपको आपके जहन में ख़यालात आते हैं, आप उनको बयान करने के काबिल हो जाएंगे। किसी सफ़र का मुख्तसर अहवाल लिख सकें, यानी कि आप किसी भी सफ़र के बारे में अपना हाल अहवाल लिखने के काबिल हो जाएंगे। जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील करके बता या लिख सकें। हुरूफ़ जार का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। तो हुरूफ़ जार की मैं आपको डेफिनेशन बताती चलूँ। हुरूफ़ जार से मुराद वो हरूफ जो इस्म और फ़ेल को आपस में मिलाते हैं। जैसे सूरज मशरिक़ से निकलता है, किताबें मेज़ पर रखी हैं, सुबह तक बारिश थम जाएगी। इन जुमलों में से, पर, तक वगैरह हुरूफ़ जार हैं। इसके अलावा मज़ीद हुरूफ़ जार आपके सामने हैं। पे, पर, तक, लिए, से, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सामने दरमियान, वास्ते, अंदर बाहर वगैरह, ये सब अज़ीज़ तलबा व तालिबात हुरूफ़ जार हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है कि किसी मेले या नुमाइश को देखकर इसकी किसी मखसूस सरगर्मी पर अपने रद्द अमल का इजहार कर सकें। रद्द अमल कहते हैं जवाबी अमल को। जब भी आप कोई काम देखें तो उसके बदले में आप जो अमल का इजहार करते हैं उसको हम कहते हैं रद्द अमल। तो किसी भी मेले या नुमाइश को देखकर और किसी मखसूस सरगर्मी को देखकर आप क्या अमल करेंगे, आप उसका इजहार करने के काबिल हो सकेंगे। ज़राए इब्लाग या दीगर ऐसे ही ज़राए से नज़में और गीत वगैरह सुनकर दूसरों को सुना सकें। ज़राए इब्लाग यानी कि जैसा कि रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, इन ज़रा की मदद से जो है ना आप नज़में और गीत वगैरह सुन के दूसरों को सुनाने के काबिल हो जाएंगे। अज़ीज़ तलबा, आगे है सोचें और बताएं। हमारे मुल्क के कितने सूबे हैं? हमारे मुल्क के 4 सूबे हैं। सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सूबा बलूचिस्तान। हमारी कौमी ज़ुबान और कौमी लिबास कौन सा है? हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू और कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। आप किस सूबे के कौन से शहर या गाँव में रहते हैं? मैं सूबा पंजाब के शहर लाहौर में रहती या रहता हूँ। तो लड़कियाँ जो हैं वो रहती लिखेंगी और लड़के जो हैं वो रहता लिखेंगे। उसके बाद है मालूमाती सवालात कि आप जानते हैं आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी केटू है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। बेटा, अब हम सबक की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़ेंगे। पहनावा लिबास, घेरदार खुली कुशादा, मुज़य्यन सजा हुआ, वसाइल वसीला की जमा ज़रिए। अहमियत अहम होना, रवायती रस्मी कदीम या पुराना, नुमाया ज़ाहिर वाज़े। जैसे कि बच्चों आप अपने वतन के बारे में जानते हैं कि हमारा वतन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा है। हमारे वतन में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और रंग व नस्ल के लोग बसते हैं और रहते हैं। हर सूबे में रहने वाले जो बाशिंदे हैं, यानी कि रहने वाले लोग हैं, वो अपनी रसूमात और रहन सहन और ज़ुबानों के हवाले से मुनफरिद और दिलचस्प रवायात के अमीन हैं। बहुत सारे अवामिल मुख्तलिफ होने के बावजूद हम सब पाकिस्तानी हैं और हमारी अव्वलीन शनाख्त हमारा प्यारा पाकिस्तान है। अब हम सबक को पढ़ेंगे और मालूमात में इजाफ़ा करेंगे। मेरी प्यारी डायरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। सारा बाजी ने आज बच्चों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और उनमें बसने वालों के रहन सहन के बारे में एक दिलचस्प और मालूमाती दस्तावेज़ी फ़िल्म दिखाई। दस्तावेज़ी फ़िल्म का मतलब होता है ऐसी फ़िल्म जो किसी मामले या सबूत के तौर पर पेश की जाए। क्या शानदार फ़िल्म थी। यूँ लगा कि हम इस्लामाबाद में बैठे बैठे इन इलाकों की सैर कर रहे हैं। सबसे पहले एक इमारत का खूबसूरत मंज़र दिखाया गया। मंज़र यानी कि नज़ारा। इस इमारत पर पाकिस्तान का परचम लहरा रहा था। यह ऐसी इमारत थी जिसे पाकिस्तानी पहली ही नज़र में पहचान लेते हैं। जी हाँ, ये बलूचिस्तान की मशहूर तारीखी इमारत कायद आज़म रेजिडेंसी का मंज़र था। रेजिडेंसी यानी कि रिहाइश, वो जगह जहाँ पे कायद आज़म ने रिहाइश इख्तियार की थी, और ये बलूचिस्तान की मशहूर तारीखी इमारत है। यूँ फ़िल्म का आगाज़ हुआ बलूचिस्तान से हुआ। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है।
کوئٹہ، خوزدار، سوب اور گوادر اس کے مشہور شہر ہیں۔ کوئٹہ صوبے کا صدر مقام بھی ہے۔ صدر مقام کہتے ہیں دارالحکومت کو، حاکم اعلیٰ کے رہائش کی جگہ کو بھی صدر مقام کہتے ہیں، اور کسی قصبے، شہر یا علاقے کا ایک نمایاں اور اہم مقام ہوتا ہے۔ اسے پھلوں کی وادی کہتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا پہناوا شلوار قمیض ہے۔ پہناوا کہتے ہیں لباس کو۔ مردوں کی قمیض شلوار خوب گھیردار ہوتی ہے، گھیردار یعنی کہ ڈھیلی ڈھالی، کھلی، کشادہ، جبکہ عورتوں کے کپڑے شیشوں اور خوبصورت کڑھائیوں سے مزین ہوتے ہیں، مزین سجے ہوئے۔ سجی یہاں کا مشہور اور ہر دل عزیز کھانا ہے۔ ہر دل عزیز بہت زیادہ پسند کیا جانے والا پسندیدہ۔ یہاں کی خوبصورت ہنہ جھیل کو دیکھنے ہر سال بہت سے سیاح آتے ہیں، سیاح سیر کرنے والے۔ اس کے شہر زیارت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ ایام یوم کی جمع دن۔ صوبہ بلوچستان کی سرزمین قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ مالا مال کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا، یعنی کہ بلوچستان کی سرزمین قدرتی وسائل سے، جو قدرت کے وسیلے ہیں، ذریعے ہیں، ان سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ اسکرین پر اب ساحل سمندر کا مشہور مقام کلفٹن دکھائی دیا۔ اسکرین کہتے ہیں جو سینما کا پردہ ہوتا ہے جہاں پہ فلم دکھائی جاتی ہے۔ ساحل سمندر، سمندر کا کنارہ۔ اب صوبہ سندھ کے بارے میں معلومات دی جا رہی تھیں۔ کراچی، سکھر، لاڑکانہ اور حیدرآباد صوبہ سندھ کے مشہور شہر ہیں۔ کراچی صوبے کا صدر مقام بھی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے گنجان آباد شہر ہے۔ گنجان آباد یعنی کہ بہت زیادہ آبادی والا شہر۔ کراچی کو عروس البلاد اور روشنیوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ عروس البلاد، عروس کا مطلب ہوتا ہے دلہن، بلاد کا مطلب ہوتا ہے شہر، یعنی کہ شہروں کی دلہن، یعنی کہ سب سے خوبصورت شہر۔ رلی، اجرک اور سوسی کے بنے ہوئے کپڑے صوبہ سندھ کی منفرد شناخت ہیں۔ منفرد کہتے ہیں انوکھا، جدا، الگ، شناخت، جان پہچان۔ کراچی کی بریانی اور حیدرآباد کی پلہ مچھلی یہاں کے لذیذ پکوان ہیں۔ لذیذ یعنی کہ مزیدار پکوان ہیں۔ وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے آثار بھی اس صوبے میں موئنجو دڑو کے مقام پر پائے جاتے ہیں۔ آثار یعنی کہ نشانیاں۔ سندھ کے مناظر ختم ہوئے تو اسکرین پر پتھروں سے بنا ہوا بہت بڑا دروازہ نمودار ہوا۔ اسکرین یعنی کہ سینما کا پردہ، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، جس پر فلم دکھائی جاتی ہے، نمودار ہوا، ظاہر ہوا۔ اس پر لکھا تھا باب خیبر۔ باب خیبر یعنی کہ خیبر کا دروازہ، باب کہتے ہیں دروازے کو۔ یہ دروازہ صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے مشہور شہر پشاور، مردان، ایبٹ آباد، کوہاٹ اور ماسہرہ ہیں۔ پشاور شہر یہاں کا مرکزی مقام ہے۔ مرکزی کہتے ہیں درمیانی، وسطی، تو پشاور شہر جو ہے وہ یہاں کا مرکزی مقام ہے۔ اسے پھولوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ یہاں کا قصہ خوانی بازار تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ یہاں قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اسی لیے اس بازار کا نام قصہ خوانی بازار مشہور ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے مرد روایتی قمیض شلوار، جبکہ خواتین کڑھائی والی لمبی قمیض شلوار یا پھر فراق پہنتی ہیں۔ یہاں کے چپلی کباب اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ منفرد یعنی الگ، جدا، انوکھا۔ وادی کاغان میں موجود جھیل سیف الملوک کو دیکھنے ہر سال ملکی اور غیر ملکی سیاح یعنی کہ سیر کرنے والے، جوگ در جوگ یعنی کہ گروہ کے گروہ اس صوبے کا رخ کرتے ہیں۔ ان کے اس کی جانب آتے ہیں، اس کی طرف آتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ تو تمام طلبہ نے مشکل الفاظ کے معنی کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کو کاپی پر بھی لکھنا ہے۔ شکریہ۔ اوکے بچوں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔